हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ जीओसी पढ़ा था, जिसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात की थी जो जीओसी में बहुत ज्यादा अप्लाइड है। तो अगर आपने अभी तक वो पढ़ा नहीं है तो प्लीज गो थ्रू विद दैट वंस, बिकॉज दोज टॉपिक्स, दोज टर्म्स आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर एज वेल। So let's start the topic. Mesomeric effect. It's basically a resonance effect. So the mesomeric effect is fundamentally the resonance effect in a conjugated system. किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब रेजोनेंस होता है तो उससे जो पोलैरिटी बॉन्ड में प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। बॉन्ड में जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं या जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electrons or lone pair of electrons in a conjugated system, right? It is a delocalization of pi electrons or lone pair of electrons in a conjugated system. Clear? डीलोकलाइजेशन मीन्स व्हाट? डीलोकलाइजेशन मीन्स घूमना फिरना। जैसे आप अगर अपने घर में बोर हो जाते हो तो व्हाट डू? यू गो आउटसाइड, गो टू सम प्लेसेस, रोम अराउंड एंड कम बैक टू योर ओरिजिनल प्लेस, राइट? थोड़ा घूम फिर कर वापस आ जाते हो अपनी जगह पे। यही काम इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं, वो भी घूम फिर कर अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। इसी को कहते हैं रेजोनेंस, राइट? दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये डीलोकलाइजेशन सिग्मा बॉन्ड नहीं कर सकता, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते, क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, राइट? रिजिड होते हैं, दे कैन नॉट मूव अराउंड। बट पाई बॉन्ड इज वेरी लूज बॉन्ड, राइट? पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो उनमें अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है तो वो अपनी जगह से घूम फिर सकते हैं या डीलोकलाइज हो सकते हैं। इज इट क्लियर? सो इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये डीलोकलाइजेशन होने के लिए कुछ तो कंडीशन होना चाहिए, कोई भी तो घूम फिर नहीं सकता, राइट? एवरी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डू दैट, एवरी पाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डू दैट। तो उसके लिए कंडीशंस क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस इन फैक्ट। फर्स्ट वन इज प्लेनर स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। अगर वो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही प्लेन में है तभी वो डीलोकलाइज हो सकते हैं, राइट? उसी में रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर वो एक प्लेन से बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन है, देन वो इलेक्ट्रॉन दैट दोज इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्लियर? देन नेक्स्ट इज इट शुड बी इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अ कॉन्जुगेटेड नेटवर्क। वो इलेक्ट्रॉन के लिए एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी है फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। Clear? Now, what is this conjugated system? It is alternately present pi bond with another pi bond with a lone pair. There are so many things. So let's see what is this conjugated system. So conjugated system के लिए these are the conditions. Clear? A pi bond conjugated with another pi bond. मतलब एक pi bond दूसरे pi bond के साथ conjugation में present है. Clear? That means pi bond, then single bond, then pi bond. अगर ऐसा सिस्टम है तो इसे हम कहेंगे conjugated system. Clear? Alternately present pi bond and single bonds. Then the next is pi bond, then a single bond and a lone pair of electron. क्लियर? अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंट में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, both will be called as conjugated system. Pi bond present with a lone pair of electron or a pi bond present with a negative charge, both can be called as a conjugated system. Then next is a pi bond present in conjugation with a positive charge. क्लियर? पाई बॉन्ड किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, यानी ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, then it is also called as conjugated system. Then a pi bond present in conjugation with a free radical. अगर ये एक फ्री रेडिकल यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है या ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इज इट क्लियर? तो ये सारे कंडीशंस जहां भी अवेलेबल हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी इसमें अगर मान लीजिए कि इस तरह का कोई बॉन्ड है और इसमें एक बॉन्ड इधर आ गया कंटिन्यूअस, राइट? तो दैट विल बिकम नॉन कॉन्जुगेटेड, इजंट इट? अब अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? इसके लिए भी रूल है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स एक या तो नेक्स्ट एटम पे मूव कर सकते हैं या नेक्स्ट बॉन्ड, एडजेसेंट बॉन्ड पे मूव कर सकते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स, दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव either to the adjacent bond or to the adjacent atom, isn't it? ये किसी भी एटम को बाईपास नहीं कर सकता। So the golden law of delocalization, adjacent electrons can only move to an adjacent atom or to an adjacent bond. Then sequential track movement, electron shifts cannot bypass any atom directly. bypass नहीं कर सकता मतलब ये एक एटम को छोड़कर, एडजेसेंट को छोड़कर उसके बाद वाले पे शिफ्ट नहीं कर सकता।
क्लियर? दे मूव सीक्वेंशियली along the parallel p orbitals. अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए पैरेलल p orbitals का होना जरूरी है. If there are parallel p orbitals, then only this resonance will take place. Now, strict restriction: electrons cannot leap over non-conjugated saturated carbons. अब let us suppose कि we have a conjugated system present here. अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, this part is non-conjugated, isn't it? तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहीं तक होगा. This electron will move here, this electron can move here. अब ये this electron will not come into this region. Is it clear? So electrons का movement यहीं तक possible है. Either this electron is going to move here or this electron is going to move here. Is it clear? Electrons will not be coming into this particular region, right? क्योंकि ये carbon, this carbon is sp3 hybridized, this carbon is sp3 hybridized, this carbon is sp3 hybridized as well. So ये sp3 hybridized carbon will not participate in this pi bond formation. Only sp2 hybridized carbon atoms will be participating in this resonance and this pi bond formation. तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होगा? दिस पाई बॉन्ड इज गोइंग टू मूव हियर. तो ये इस कार्बन की वैलेंसी अब 5 नहीं हो सकती, तो ये कार्बन, दिस पाई बॉन्ड विल गेट अप एंड सिट ऑन द नेक्स्ट एटम. तो मूवमेंट होगा या तो एडजेसेंट बॉन्ड पे या फिर एडजेसेंट एटम पे. क्लियर? सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस. अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्योंकि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो दिस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठकर कार्बन पे चला गया, तो दिस इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज. अब इस रेजोनेंस की वजह से इस कंपाउंड में चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई. दिस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट. तो अगर ये लोन पेयर प्रेजेंट है, तो दिस लोन पेयर विल बी शिफ्टेड हियर. तो ये पाई बॉन्ड उठकर एटम पे चला जाएगा. तो इसकी वजह से इस कार्बन, जहां भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, सपोज देयर वाज एन OH ग्रुप, सो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो दिस विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज एंड ये बॉन्ड उठकर कार्बन पे चला गया, तो दिस इज गोइंग टू डेवलप अ नेगेटिव चार्ज. अगेन वी कैन सी रेजोनेंस की वजह से इस कंपाउंड में चार्जेस डेवलप हो गए, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई. दिस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट. सो इन दिस केस नेगेटिव चार्ज विल बी शिफ्टिंग हियर, पाई बॉन्ड उठकर एटम पे चला जाएगा, तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज and this negative charge will become neutral. Now this pi bond will be shifting here, तो ये plus charge will be stabilized by this, तो positive charge यहाँ appear हो जाएगा. अब free radical के केस में let us assume कि this free radical means a pair of electron, right? This pi bond means a pair of electron. तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन उठकर चला जाएगा इस एटम पे. This electron will go on this between these two carbon, और ये unpaired electron, that is the free radical, ये shift हो जाएगा यहाँ, and these two will make a pi bond and this free radical will be shifting to this carbon. Clear? So these all are resonating structure, right? Resonating structure 1 and 2. अब ये दोनों के बीच हम कह सकते हैं कि electrons move करते रहते हैं, isn't it? Electrons will keep on moving between these two resonating structures. तो अभी molecule इस form में है, again another fraction of second it will be converted back into its original form, isn't it? Molecule kabhi is form mein hoga, kabhi is form mein. One fraction of second into this form, another fraction of second it will be again going back into this form, isn't it? तो ये हमेशा shift होते रहते हैं from one form to another. Now the question arises, does it really happen? अगर आपने experimental values अगर देखा, अगर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सभी चीजें को एनालाइज किया, तो व्हाट विल बी द आंसर? कैसा होगा? सो एक्चुअली इट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर व्हिच एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल द बॉन्डिंग पैरामीटर्स. जितने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आते हैं, ये आते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच बीच का होता है. मतलब अगर ये कंपाउंड ऐसा है कि कभी ये बॉन्ड डबल की तरह दिख रहे हैं और इस कंपाउंड में ये सिंगल बॉन्ड की तरह दिख रहे हैं, राइट? If we are talking about this compound, sometimes it is looking like a double bond, sometimes it is looking like a single bond. Again इस bond को अगर देखें तो कभी ये single दिख रहा है और कभी ये bond double दिख रहा है, isn't it? तो actually में क्या है कि सभी के सभी bonds कभी तो ये double दिख रहे हैं और किसी compound में ये single दिख रहे हैं. तो actually में अगर आप देखेंगे तो these all compounds are having partial double bond character. Partial double means ना तो पूरी तरह single है ना पूरी तरह double है, isn't it? तो इसको कहते हैं partial double bond character. It is something like this. Clear? All the bonds are having partial double bond character. All the bonds are having partial double bond character. Clear? यहाँ positive and negative charges are also like that. यहाँ negative charge कभी है कभी नहीं है, तो it will be called as partial negative. Here it will be develop partial positive. यहाँ develop होगा partial positive और यहाँ होगा partial negative.
isn't it? So here you will have partial negative, here also partial negative, मतलब there is a movement of negative charge. Similarly यहाँ there is a movement of positive charge, तो दोनों पे ही partial positive दे सकते हैं, right? So this is the kind of, this is resonance and resonating structures जिसे कहते हैं canonical structures, और ये है इसका hybrid structure. These all are hybrid structures. I hope it is clear. So resonance, hybrid and stability, जैसा हमने कहा कि resonance hybrid is the true real structure of a molecule. Actually में ये कौन सा structure exist करता है? It is the hybrid structure which exists, isn't it? It is the real structure of a molecule representing the average of all the contributing canonical forms या resonating forms, and it exhibits a partial double bond character. So this is proved by this experimental value. कार्बन कार्बन, जैसे इथेन मॉलिक्यूल में सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? 83 किलो कैलोरी पर मोल, राइट? देन यू हैव कार्बन सीसी डबल बॉन्ड, तो सीसी डबल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 146 किलो कैलोरी पर मोल. और अगर बेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखेंगे, वो ना तो पूरी तरह से सिंगल है ना पूरी तरह से डबल है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 115 किलो कैलोरी पर मोल. Clear? That is in between this and this two values, isn't it? Somewhere in between these two values. So we can see in the benzene molecule ये pi bond alternately present है, यानी कि conjugation में present है. तो ये pi bonds का movement होता है. अगर this pi bond can shift here, तो ये pi bond यहाँ move करेगा और ये pi bond यहाँ move करेगा. तो next fraction of second we can see the molecule to be appearing in this form. That pi bond is present. इसमें इन दोनों कार्बन के बीच में present है, यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में present होगा. यहाँ पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, isn't it? So ultimately अगर आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो it is given by a circle in between. That means all the bonds are neither complete single nor complete double. ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं. दैट मींस जितने भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होते हैं बेंजीन के, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. सो इट इज द पार्शियल डबल बॉन्ड, और हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर विच एक्चुअली एग्जिस्ट. ये जो मॉलिक्यूल, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द थ्योरीज, इजंट इट? हमने देखा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, बट बेस्ड अपॉन आवर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमने ये थ्योरीज दिया है कि दिस कुड बी द रीजन, राइट? व्हाई द मॉलिक्यूल इज एक्चुअली माइट बी फ्लिकरिंग फ्रॉम वन, रेजोनेटिंग फ्रॉम टू अनदर. इसीलिए हमें जो वैल्यूज मिलते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द between two resonating structures, intermediate और hybrid between the two resonating structures. So I hope now आपको resonance समझ में तो आ गया. अब इस resonance की वजह से bond में जो charges produce हो रहे हैं या bond में जो polarity develop हो रही है, that is called mesomeric effect, isn't it? So the polarity developed in a conjugated system by complete transfer of pi electrons or lone pair of electrons. This is called mesomeric effect. It is a permanent effect. ये molecule में हमेशा exist करता ही है. Right? ये charges जो develop होते हैं ये हमेशा रहते हैं. And it is distance independent. This is important. Distance independent है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे conjugated chain के through ये operation होता रहता है. Isn't it? ये shifting of electrons, it operates through the entire length of the conjugated chain, isn't it? अब कोई भी कार्बन चेन अगर conjugated system में होता है, right? या कार्बन चेन में अगर conjugated system होता है, तो उसमें कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं ऑन द कार्बन चेन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं फ्रॉम द कार्बन चेन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेसोमेरिक इफेक्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट. प्लस एम इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. दिस प्लस एम इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं बाय रेजोनेंस ऑन द कार्बन चेन, अगर वो कार्बन चेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो, isn't it? And it generates negative charges on the carbon atom in a conjugated chain. Clear? तो ये negative charges generate करते हैं. These groups, as for example, OH, NH2, CH2 minus, O minus, इस तरह के groups जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा release करते हैं on the carbon chain. As for example, अब इस conjugated system से ये NH2 group लगा हुआ है. NH2 group लगा हुआ है मतलब it is having a lone pair of electron. So since this nitrogen is having lone pair of electron और ये lone pair इस pi bond के साथ conjugation में present है, तो ये this will always be donated to the carbon chain, and अगर ये lone pair यहाँ shift होगा तो this bond can be shifted here and this bond will have to go and shift on the carbon atom. तो इस conjugated system में this nitrogen is going to develop a partial positive charge, isn't it? या इस केस में अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज,
and this carbon atom is going to develop a negative charge. तो यहाँ कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, so this is called electron releasing group. कोई भी ऐसा atom जिसपे lone pair of electron हो, it will release the electron on the carbon chain. Then minus M effect. Minus M effect is electron withdrawing effect by resonance, right? And it generates positive charges on the carbon chain in a conjugated system. As for example, NO2, CN, CHO, COOH, ये सभी के सभी ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. तो इस तरह के ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम. सो दिस ग्रुप इज ऑलवेज withdrawing electrons and यहाँ generate होगा positive charge. So this generates a positive charge on the carbon atom in a conjugated system. Clear? तो जितने भी plus M effect causing groups होते हैं, these all will generate negative charges on the carbon atom, and जो minus M effect causing groups होते हैं, that is electron withdrawing groups, these generates plus positive charges on the carbon atom. अब ये प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें. तो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है. यू ट्रेस द एलिमेंट जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड है. ओके, ट्रेस द एलिमेंट व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम. वो फर्स्ट एटम को ट्रेस करो. अगर उसके पास लोन पेयर है तो इट विल बी ऑलवेज गिवन टू द कार्बन चेन बाय रेजोनेंस. इज इट क्लियर? तो अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, so it will be always donated to the carbon chain. तो यहाँ इस conjugated system से ये attached है lone pair of electron, right? And it is present in conjugation with this. इस conjugated system से attached है ये lone pair of electron, ये इसके साथ conjugation में present है. तो ये हमेशा electron this will be given to the system. It will be हमेशा this will be given to the carbon chain, right? और ये generate करेगा negative charges. तो वो सभी groups जिसके पास जिसका पहला एटम जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड होता है, उसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो वो चार्ज फॉर्म में या न्यूट्रल फॉर्म में, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दिस विल बी ऑलवेज डोनेटेड टू द कार्बन चेन बाय रेजोनेंस, और उसे हम कहेंगे प्लस एम इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप, राइट? OH, NH2, O minus, CH2 minus, isn't it? NH minus, ये सभी के सभी groups में first atom which is directly attached to the conjugated system, it is having a lone pair of electron. तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा देंगे टू द कार्बन चेन, एंड दिस इज कॉल्ड प्लस एम इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप. नाउ व्हाट इज द रूल टू आइडेंटिफाई माइनस एम इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप? तो इसके लिए दो रूल है, दो क्राइटेरिया. द वेरी फर्स्ट वन, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज फर्स्ट एटम जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड है, इफ इट इज हैविंग अ वेकेंट p और d ऑर्बिटल, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा. क्लियर? बाय रेजोनेंस. तो सो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड है CH2 प्लस. इस CH2 प्लस के पास है एक वेकेंट p ऑर्बिटल, isn't it? That is, it is sp2 hybridized, so there is one vacant p orbital which is unhybridized. तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा by resonance, and this will always create a positive charge on the carbon chain. तो ये पहला रूल है कि अगर जो भी एटम, जो फर्स्ट एटम डायरेक्टली अटैच्ड है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, इफ इट इज हैविंग अ वेकेंट p और d ऑर्बिटल, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा बाय रेजोनेंस, एंड इट विल हैव माइनस एम इफेक्ट, और वो जनरेट करेगा कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्जेस. नाउ द सेकंड रूल इज द फर्स्ट एटम हैज मल्टीपल बॉन्ड विद द सेकंड एटम where electronegativity of second atom is greater than electronegativity of the first atom. तो मान लीजिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड है XY, X atom and Y atom. X is the first atom जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड है, और Y is the second atom. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, अब ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, either X डबल बॉन्ड Y और X should be bonded with Y with a triple bond, such that electronegativity of Y should be greater than electronegativity of X. अगर ये कंडीशन है तो it will always pull the electron from the carbon chain. अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं. So this is a functional group which is having a multiple bond, right? Multiple bond present है, triple bond present है between carbon and nitrogen. So this is supposed to be, ये है हमारा X, this is our X, and this is our Y, isn't it? And there is a triple bond between this, and electronegativity of nitrogen in this case is greater than electronegativity of carbon. So this is satisfying this condition. तो यहाँ हमेशा electron will be taken away from the carbon chain. ये हमेशा अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो this pi bond will be always shifted towards nitrogen, isn't it? तो कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो this will pull electron pi bond from the
conjugated system from the carbon chain, तो हमेशा ये generate करेगा carbon chain पे positive charge and this will have minus m effect on the carbon chain. अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर जानना ज्यादा जरूरी है. विच इज मोर पावरफुल, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दैट शुड बी वेरी क्लियर. So let us compare certain anions. मान लीजिए we have CH2 minus, CH2 minus, then NH minus, O minus. Now which one will have greater plus M effect? सभी के सभी plus M effect exert करेंगे कार्बन चेन पे, राइट, बट विच इज गोइंग टू हैव ग्रेटर प्लस एम इफेक्ट. तो प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा उसका होगा जो नेगेटिव चार्ज को बहुत आसानी से होल्ड करके नहीं रख सकता, isn't it? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कभी भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज को पसंद नहीं करता, isn't it? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग द नेगेटिव चार्ज मोर इजीली एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इज इट क्लियर? सो दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा आसानी से रख सकता है एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो इसीलिए, और चार्ज डेंसिटी ऑल्सो वी कैन टॉक, राइट. यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इन ऑक्सीजन, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, तो व्हाट विल हैपन टू चार्ज डेंसिटी? तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इजंट इट? तो चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर कम होगी एज कंपेयर टू कार्बन, दिस कार्बन, क्योंकि कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, isn't it? ये इलेक्ट्रॉन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स है तो सेकंड शेल में ही, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ पुल्ड है, isn't it? So इसकी चार्ज डेंसिटी कम है. क्लियर? चार्ज डेंसिटी मींस the charge per unit volume, that is the density of the charge over that particular ion. Clear? तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका होगा? The more electron donating power will be CH2 minus, then NH minus, then O minus. अब किसी न्यूट्रल को अगर कंपेयर करें, लेट अस से OH ग्रुप किसी फंक्शनल ग्रुप किसी से अटैच्ड है, या एंड NH2 ग्रुप किसी फंक्शनल ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी, राइट, इजंट इट? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होगी. सो दिस विल हैव a greater plus m effect as compared to OH. NH2 will have a greater plus m effect as compared to OH. Now the third one, let us compare OCOCH3 and NHCOCH3. अब इसमें सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए प्लस एम इफेक्ट? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन विल हैव ग्रेटर प्लस एम इफेक्ट. नाउ नंबर 4 OH and OCH3 and number 5 NH2 NR2. तो NH2 and NR2 को अगर कंपेयर करेंगे तो NR2 का कम होना चाहिए, NH2 का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए. सिमिलरली OH और OCH3 में OH का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, OCH3 का कम होगा. तो जितने भी सब्स्टिट्यूटेड एटम्स होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड हेटेरो एटम्स मतलब कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम, तो सब्स्टिट्यूटेड हेटेरो एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी में प्लस एम इफेक्ट विल बी लेस एज कंपेयर टू द अनसब्स्टिट्यूटेड वन. ओके, तो इसके लिए हम रीजन यहाँ बता सकते हैं. अगर NH2, द एक्सप्लेनेशन वी कैन सी, अगर NH2 और NR2 में हमें कंपेयर करना है that which is having a greater plus m effect, तो इसका रीजन देखिए, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लगे हैं दो हाइड्रोजन, राइट, एंड इट हैज गॉट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड इन दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम नाइट्रोजन के ऊपर लगा है दो मिथाइल ग्रुप एंड दिस हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये किसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया जाएगा, ज्यादा डोनेटिंग होगा towards the carbon chain. So this can be described or this can be explained by the fact that these are methyl groups which are bulky, isn't it? These methyl groups are bulky, so they will have a repulsion between them. इनके बीच में repulsion होगा. Clear? तो इस नाइट्रोजन के पास भी है एक p orbitals. This nitrogen has got a unhybridized p orbital, right? So there will be a repulsion between these two groups. इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ही तो है, और ये p ऑर्बिटल में भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज अगेन एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो ये कि दिस p ऑर्बिटल्स गेट अ लिटिल बेंट or tilted. So it becomes something like this, isn't it? The p orbitals gets a little bent because of the repulsion between p orbital and the bulky groups present on nitrogen. इसकी वजह से जब ये bent हो जाएगा तो resonance proper नहीं हो सकता, क्योंकि resonance होने के लिए कभी भी हमें चाहिए two parallel unhybridized p orbitals. Pi bond formation can take place only between
टू पैरेलल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। तो क्योंकि ये ऑर्बिटल बेंट हो जाता है, this orbital is getting bent, so the resonance does not take place here very properly. यहाँ हाइड्रोजन बहुत छोटा है, तो यहाँ ऑर्बिटल्स की बेंडिंग नहीं होती एंड द रेजोनेंस इज प्रॉपर, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रॉपर। इसीलिए इनका NH2 का प्लस सेम इफेक्ट ऑर्डर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NR। same case will be there, it will be applicable in the case of OH and OCH3। OH का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OCH3, क्योंकि CH3 इज अ बल्की ग्रुप, तो इस बल्की ग्रुप की वजह से यहाँ ऑक्सीजन पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है दैट गेट्स बेंट। So all together overall order of plus m effect हो जाएगा CH2 minus NH minus O minus, then the neutral ones NH2 NHR NR2। हमें पता है कि unsubstituted ज्यादा plus m effect ज्यादा powerful होते हैं in electron donation as compared to the substituted ones, then OH OR NHCOR, okay, then we have ester, then phenyl group and all the halogens। अब halogens में fluorine chlorine bromine and iodine। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि कार्बन से फ्लोरीन का पाई बॉन्ड ज्यादा प्रॉपर्ली बन सकता है एज कंपेयर टू द आयोडीन, राइट। इफ देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2p ऑफ कार्बन एंड 2p ऑफ fluorine, so this is more easily done as compared to 2p of carbon and 5p of iodine, isn't it? So because of that यहाँ फ्लोरीन का क्योंकि छोटा साइज है, ड्यू टू कंपेरेबल साइज with carbon atoms, fluorine will be more electron donating for resonance as compared to chlorine, then bromine, then iodine। I hope it is clear। तो सभी का लॉजिक आपको अब पता चल गया है, तो you have to remember this order। ये ऑर्डर याद कर लेने से it will be easier for you to solve the questions। Now सभी का लॉजिक आपको बता दिया है, now you can just remember it and let's see minus m effect। So now let's compare minus m effect order। तो दिस CONH2 ग्रुप और COOH ग्रुप को अगर हम कंपेयर करते हैं, अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें देखिए द फॉर पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यहाँ इस पाई बॉन्ड को कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पुल करना है, राइट। इफ सपोज दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, so this electron has to be pulled and this will be shifted here। Now this nitrogen also has got lone pair of electron। अब इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी इसके साथ रेजोनेट करना चाहेगा, isn't it? तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको अपने साथ बिजी कर लेगा। समझ में आ रही है बात। मान लो कि तुम्हारे घर पे यू हैव गॉट टू फ्रेंड्स एट अ टाइम, आपके घर पे दो दोस्त आ गए हैं और आपको दोनों के साथ ही टाइम स्पेंड करना है, राइट। और दोनों के साथ अलग अलग टाइम स्पेंड करना है, तो अगर एक के साथ आप ज्यादा इन्वॉल्व हो तो दूसरे को टाइम नहीं दे पाओगे, isn't it? एक के साथ अगर ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो दूसरे के लिए हम अवेलेबल नहीं रह सकते। इज इट क्लियर? सो दैट सेम दिस पाई बॉन्ड, this pi bond of the carbonyl oxygen, it is under same condition। ये pi bond इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अगर ज्यादा रेजोनेट कर रहा है, अगर ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ ज्यादा रेजोनेट कर रहा है, तो ये इस इधर से कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? So I hope you are I hope it is clear to you। इसके पास क्या है? प्लस एम इफेक्ट, isn't it? इसका अगर प्लस एम इफेक्ट इधर ज्यादा है तो ये पाई बॉन्ड इसके साथ ही बिजी हो जाएगा, इसके साथ रेजोनेट करता रहेगा और ये इधर के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए फिर अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? तो दिस बोथ हैव गॉट प्लस एम इफेक्ट, इसके पास भी है, दिस हैज प्लस एम इफेक्ट, राइट, एंड दिस आल्सो हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी है प्लस एम इफेक्ट। अब किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है? NH2 का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है या OH का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है? So NH2 has got greater plus m effect as compared to OH, isn't it? NH2 का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस एम ऑर्डर ज्यादा होता है, तो अगर NH2 ज्यादा इस पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व करेगा अपने साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन will not be available for this conjugated system to pull the electron by resonance। Is it clear? So that is why NH2 का कम होगा as compared to carboxylic acid। Now the same condition we have to see, we have to check in carboxylic acid and anhydride। carboxylic acid में देखिए यहाँ lone pair of electron है, anhydride में भी यहाँ lone pair of electron है। अब इन दोनों lone pair of electron में किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है? इसका भी प्लस एम इफेक्ट है, इसका भी प्लस एम इफेक्ट है, isn't it? तो ये भी प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसको देगा,
कौन सा ज्यादा देगा? अब इसको तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन देना है, राइट? इधर भी देना है, इधर भी देना है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ रेजोनेट करेगा, isn't it? This electron is going to resonate in both the sides. तो इसीलिए ये ज्यादा इसके लिए अवेलेबल नहीं है, so इसका प्लसम इफेक्ट ज्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक का क्योंकि प्लसम इफेक्ट ज्यादा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगी, isn't it? क्योंकि ये पाई बॉन्ड को, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड को बिजी कर लेगा अपने साथ, तो इधर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसकी कम हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई दिस विल हैव लेस माइनस एम इफेक्ट एज कंपेयर टू एनहाइड्राइड। So this will be the order. Now CHO और COR में this carbon is more electron deficient, तो इसका माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। COH और COR में हमने पहले देखा है OH ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट, OR ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एटम का प्लस एम इफेक्ट कम होता है, तो ओवरऑल इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा हो जाएगा। नाइट्रो और साइनो में नाइट्रो का ज्यादा होगा, because these are highly electronegative elements, isn't it? So the overall minus m effect order will be नाइट्रो का बहुत ज्यादा होता है, then साइनो, CHO, then you have aldehydes के बाद ketones, then you have got anhydrides, ester, carboxylic acid, amide, then you have carboxylate ion. So this is the order, isn't it? So overall minus m effect order आप याद रखेंगे. The logic is now clear, right? Logic आपको समझ में आ गया है, so you can remember the order for solving the questions. It will be helpful for you. So now let's see plus m groups on the benzene ring. ये benzene ring जो एक conjugated system है, उसमें plus m groups कैसे act करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं. So this is, there is a lone pair of electron. इसका मतलब है कि ये plus m causing group है, right? ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करेगा to the benzene ring. So this will be donated, and this, इस कार्बन की वैलेंस, अगर ये इस बॉन्ड पे जाएगा तो इस कार्बन एटम की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, सो दिस बॉन्ड विल हैव टू बी शिफ्टेड ऑन नेक्स्ट एटम. क्लियर? तो यहां इस पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी 5 bonds present here and a double bond present here. Clear? So negative charge यहाँ होगा, ऑक्सीजन पे आएगा positive charge. Now next, अगर ये pi इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, this negative charge is shifting to form a pi bond here. This pi bond को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा. This pi bond has to get up and sit on the next atom. Is it clear? तो फिर ये negative charge has to come here, right? Pi bond यहाँ आ गया और यहाँ आ गया. Now next time, अगर ये नेगेटिव चार्ज उठकर यहाँ जाएगा, तो इस पाई बॉन्ड को उठकर नेक्स्ट एटम पे आना पड़ेगा. सो हियर विल बी पाई बॉन्ड एंड अ नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड विल हैव टू गो ऑन ऑक्सीजन एटम, एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी this neutral. So these are 5 resonating structures, 1, 2, 3, 4 and 5, right? And this is a hybrid structure. Hybrid structure जिसमें सभी के सभी बॉन्ड ना तो पूरी तरह से सिंगल है ना डबल. These all are partial double bond character, isn't it? तो ये सभी के सभी बॉन्ड्स है partial double bond character. इस ऑक्सीजन पे partial positive charge है. Partial positive charge क्यों? क्योंकि कभी ये चार्ज है, कभी नहीं है. And all the ortho and para position, देखिए ये ortho and para position पे डेवलप होता है नेगेटिव चार्ज. तो हाइब्रिड स्टेट में the negative charges are developed at ortho and para position. तो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट अस सी द माइनस एम इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप्स ऑन द बेंजीन रिंग. अब ये जितने भी माइनस एम इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप्स होते हैं बेंजीन रिंग पे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे फ्रॉम द बेंजीन रिंग. तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर को जाएगा तो ये पाई बॉन्ड विल हैव टू बी शिफ्टेड हियर. तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा एट दिस ऑर्थो पोजीशन, isn't it? नेक्स्ट, अगर इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट होना है, तो द पॉजिटिव चार्ज विल बी जनरेटेड एट दिस पोजीशन, एंड यहां आएगा पाई बॉन्ड्स. नाउ दिस पाई बॉन्ड विल कम हियर, तो पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा एट दिस ऑर्थो पोजीशन. अब जब ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड को उठकर बेंजीन रिंग पे आना पड़ेगा, एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी अ न्यूट्रल बेंजीन मॉलिक्यूल. तो अगर आपने इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल बी ऑल द बॉन्ड्स विल बी हैविंग partial double bond character, isn't it? And there will be partial negative charge on nitrogen, और कार्बन बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डेवलप हो रहा है partial positive charges. Clear? So this is the hybrid structure, and these all are resonating or canonical structures, 1, 2, 3, 4 and 5.
नाउ द प्लाज्म इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे कैसे होता है? What is the effect of plasm effect causing groups? So this is the benzene ring. First of all, what is this electrophilic aromatic substitution? होता क्या है ये electrophilic aromatic substitution? So this EAS, that is electrophilic aromatic substitution, is substitution of H plus present on the benzene ring by electrophile. एक electrophile H plus ion को substitute करता है on the benzene ring by the reactions, right? The reaction में अभी हम detail में नहीं जा रहे हैं. Just we have to understand the effect of plasm causing groups. Clear? So अगर इसमें कोई भी एक plasm causing group हमने लगा दिया, let's say we have attached one OH group. तो OH group is actually giving electron pair, right? It is donating this electron pair on the benzene ring. तो ये benzene ring पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस को बढ़ा रहे हैं, isn't it? अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस को इंक्रीज कर रहे हैं. तो अगर सपोज रेट ऑफ रिएक्शन is R1 in this, then it must be suppose R2 in the second reaction when we have a plasm effect causing group attached to the benzene ring. तो R1 ज्यादा होगा या R2 ज्यादा होगा? Since इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो रहा है, राइट, देयर इज अ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इस ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन पे ज्यादा आसानी से अटैक कर सकता है, isn't it? So that is why R2 should be always greater than R1. R2 is greater than R1. तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि ये इंक्रीज हो जाता है बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ प्लाज्म ग्रुप्स. तो इसीलिए ऑल द प्लाज्म इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड एज activating groups. All the plasm groups are activating groups, isn't it? This is called activity influence. Now the directive influence is यहाँ पे क्योंकि negative charges increase होते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, राइट, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ज्यादा होगी. तो ये जो प्लाज्म इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा ऑन द बेंजीन रिंग कहाँ होना चाहिए? तो दिस इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज इट इज गोइंग टू अटैक आइदर एट ऑर्थो पोजिशन और एट पैरा पोजिशन. तो ये सभी के सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. इज इट क्लियर? सो ऑल द प्लाज्म इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. मतलब ये बेंजीन रिंग पे या तो ऑर्थो पे लगेंगे या फिर पैरा पे लगेंगे. नाउ लेट्स सी माइनस इफेक्ट ऑर्डर ऑन बेंजीन रिंग. तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जैसा हमने देखा H प्लस विल बी रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय E प्लस, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल, इजंट इट? एक इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को सब्स्टिट्यूट करेगा. अगर इसमें कोई भी नाइट्रो ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, लेट्स से वी हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हियर, तो ये क्या करेगा? हमेशा इट विल pull electron from the benzene ring, isn't it? And it is going to develop partial positive charges on the benzene ring. Is it clear? So ये partial positive charges develop करेगा on the benzene ring. तो electrophile will search for the electron rich places, isn't it? तो electron rich place कहाँ मिलेगा? Electron rich place will be at meta as compared to ortho and para. तो इसीलिए this electrophile is going to attack at the meta position and that is why meta substituted product बनेंगे. Is it clear? तो यहाँ हम कह सकते हैं all minus M effect causing groups are meta directing groups. Also ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेंजीन रिंग से खींच रहा है, isn't it? वो नॉर्मल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी as compared to this benzene. So if this rate of reaction is R1, this rate of reaction is R2, तो always R1 is greater than R2 in this case, right? तो ये rate of reaction को कम कर रहा है. Electron withdrawing group rate of reaction for this electrophilic aromatic substitution को कम कर रहा है. That is why this is called minus M. This is called deactivating groups. So all minus M effect causing groups are deactivating groups. अब order of acidic strength कैसे predict कर सकते हैं? Based upon this mesomeric and inductive effect. तो इस तरह के compounds में predict the order of acidic strength of the following compounds. तो सबसे पहले हमें देखना क्या होगा कि यहाँ phenol है. So what are the groups operative? For a phenol to be acidic, first of all we have to see कि एसिडिक होने के लिए फिनॉल को H प्लस आयन देना चाहिए, राइट? सो दिस फिनॉल इफ इट इज एसिडिक इट हैज टू रिलीज H प्लस आयन, इजंट इट? तो ये H प्लस आयन ज्यादा रिलीज कब करेगा? जब यहाँ नेगेटिव चार्ज कम होगा, राइट? ये कॉन्जुगेट बेस है ऑफ दिस एसिड. अगर ये एसिड है तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस. अगर कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, इजंट इट? अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम है तो ये पुअर एसिड होगा. या इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इज मोर इट विल हैव अ गुड होल्ड ऑन द H प्लस आयन. So H plus ion cannot be released very easily, isn't it? So here
वी हैव टू सी जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो हमेशा एसिडिटी को कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि वो इस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे। क्लियर? तो जितने भी ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल डिक्रीज द एसिडिटी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द एसिडिटी, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन को डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वी विल हैव टू राइट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑपरेटिव हियर। तो लेट्स सी, यहाँ नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इजंट इट? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वी कैन से दिस इज माइनस एम इफेक्ट ऑपरेटिंग हियर। माइनस एम के साथ ये माइनस आई भी ऑपरेटिव है, right? So in this compound we have, but we have dominance of effect we have seen. अगर inductive और mesomeric दोनों ही operate होता है तो always mesomeric dominates, isn't it? Mesomeric effect dominates over inductive effect. क्लियर? प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व करेंगे तो पहले हम किसकी बात सुनेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट की। हालोजेंस आर द एक्सेप्शन। हालोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग, क्लियर, देन मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इन दिस केस माइनस एम एंड माइनस आई। In the second compound we have plus m effect. Second compound में यहाँ lone pair of electron है जो कि directly जाएगा to the carbon chain to the ring, तो plus m effect है and minus I. Third compound में there is a NH2 group present here, तो NH2 भी electron donating है, so it will have a plus m effect. So there will be plus m and minus I, isn't it? तो हमेशा हमें आंसर जब माइनस आई दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक, तो मेसोमेरिक इज डोमिनेटिंग, मेसोमेरिक इज द बॉस। क्लियर? तो मेसोमेरिक की बात सुननी पड़ेगी। सो दिस इज हैविंग मोस्ट एसिडिक विल बी द फर्स्ट, फर्स्ट इज द मोस्ट एसिडिक, उसके बाद होना चाहिए फोर्थ, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, ये एसिडिटी को हमेशा डिक्रीज करेंगे। सो देन यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इज नाइट्रोजन NH2, तो इसीलिए सेकेंड होना चाहिए मोर एसिडिक and then third. Now let us see the second question. So in this case, we have paramethoxyphenol, metamethoxyphenol and phenol. अब paramethoxyphenol में कौन सा इफेक्ट ऑपरेटिव है? तो we have plus m effect, isn't it? यहाँ lone pair of electron है, so this will be directly given to the ring. तो plus m effect and minus I effect. मेटामिथॉक्सीफिनॉल में ओनली माइनस आई इफेक्ट, राइट? देयर इज नो प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक ऑपरेट नहीं, मेसोमेरिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। रेजोनेंस विल इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, in this case resonance will decrease the positive it will increase the negative charge only on ortho and para positions, तो मेटा पोजीशन पे उसका कोई असर नहीं है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट ऑपरेटिव है। then इसमें so the second one will become most acidic, then you have third and then first. अब बेसिक स्ट्रेंथ बताने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितना ज्यादा है इन द केस ऑफ एनिलिन। क्लियर? तो अगर जितना ज्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उतनी आसानी से वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड अ बेस इज द वन व्हिच कैन टेक H प्लस आयन और व्हिच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन वेरी इजीली, isn't it? तो H प्लस पॉजिटिवली चार्ज H प्लस को एक्सेप्ट करने के लिए नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पुशिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स लगे होंगे वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे। Clear? So all the electron donating groups will increase the basicity. Clear? And electron withdrawing groups will decrease the basicity. तो सबका इफेक्ट ऑपरेटिव क्या क्या है लिखते हैं। साइनो ग्रुप इज माइनस एम एंड माइनस आई, OCH3 इज प्लस एम एंड माइनस आई, प्लस एम है क्योंकि यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। CHO इज अगेन माइनस एम एंड माइनस आई। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो सेकंड होना चाहिए, क्योंकि सेकंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, isn't it? So the second one, after that फर्स्ट एंड थर्ड कंपाउंड में बेसिसिटी बेंजीन से एनिलिन से कम होनी चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, राइट? सो आफ्टर दैट फोर्थ एंड देन साइनो और CHO में साइनो इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, isn't it? It is more powerful. So that is why CHO, that is the third one, and then fourth. So this should be the order of basic strength. अब ये stability order of reaction intermediates, this can also be predicted based upon the mesomeric and inductive effect, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। सो इसमें कभी भी अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना हो तो ऑलवेज रिमेंबर जितने कम चार्ज होंगे उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। सो जितने यहाँ पे CH2 प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा और ज्यादा कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। Okay, so again we will write all the effects operative here. So let us write COOH group, ये minus M effect causing group है,
and minus I. OCH3, it is plus M and minus I. NH2 is प्लस एम एन माइनस आई, राइट. सो जितने प्लस एम वाले ग्रुप है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे. अब इसमें भी सबसे ज्यादा प्लस एम किसका है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा है. सो थर्ड इज द मोस्ट स्टेबल. क्लियर? आफ्टर थर्ड सेकेंड शुड बी more stable. Second should be the stable one. Why? Because second one is also having plus m effect. First is the least stable क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स लगे हैं, right? So after second will come fourth and then first. Clear? Now the carbon ions. So carbon ion में we have to see the negative charge. जहां चार्ज कम होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो जितने इलेक्ट्रॉन withdrawing groups लगे होंगे वो कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे. So the first one will be more stable. Let us write the effects operative. Minus m minus I. This is having plus m minus I. This is having plus m minus I. And here no effect. So always हमें पता है कि mesomeric dominates over inductive. राइट. तो इस केस में मेसोमेरिक की बेसिस पे आंसर हैज टू बी प्रेडिक्टेड. सो दिस इज कार्बोक्सिलिक इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल. सो द फर्स्ट वन, देन वी हैव फोर्थ वन, देन नाइट NH2 ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो लीस्ट स्टेबल होगा. सो देन सेकंड एंड देन थर्ड. आई होप इट इज क्लियर. तो आई गॉट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई फॉर यू. तो इसको देखते हैं. वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. So let's see question number 1. Arrange the following phenols in increasing order of their acidic strength. तो I hope इतने के बाद आप question solve करने में comfortable हो जाएंगे. Phenol, paranitrophenol, metanitrophenol and paracrisol, that is paramethylphenol. तो फटाफट से इनका हम structure लिखते हैं. So we have a phenol, so paranitrophenol, metanitrophenol and paramethylphenol. Now let us write all the effects operative. So paranitrophenol में है minus M effect, clear, and minus I effect. Metanitrophenol में only minus I effect, clear. Paramethylphenol, this is having plus hyperconjugation. We will be seeing in the next chapter hyperconjugation, clear, and also plus I effect. तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतनी कम एसिडिटी. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जितने ज्यादा लगे होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिटी. Okay, and electron withdrawing groups will always increase the acidity. So the most acidic should be paranitrophenol, that is the second one. उसके बाद metanitrophenol, that is the third one. क्योंकि माइनस एम नहीं लेकिन माइनस आई यहाँ ऑपरेटिव है तो उसके बाद होना चाहिए थर्ड, देन होना चाहिए फर्स्ट एंड देन फोर्थ. Clear? Now let us see the second question. Compare the acidic strength of substituted benzoic acid. तो यहाँ है benzoic acid, COOH. This is para-nitrobenzoic acid. And the third one is para-methoxybenzoic acid. अब फटाफट से सबके effects operative लिखो. So this is benzoic acid, para-nitro. So this is having minus M effect and minus I effect, isn't it? For a benzoic acid to be acidic, more acidic, it has to release H plus ion very easily. So electron withdrawing groups acidity को बढ़ाएंगे and this is plus M effect and minus I. तो यहाँ order हो जाना चाहिए second and then first and then third. Next question is arrange the following aromatic amines in increasing order of their basic strength. तो अभी हमने basic strength निकालना सीखा है. So we have aniline, NH2, then para-nitroaniline. Third is para-methoxyaniline and metanitроaniline. अब सबका effects operative लिखिए. So this is minus M effect and minus I effect. This is plus M and minus I. And this is only minus I. Isn't it? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे और बेसिसिटी को कम करेंगे. तो बेसिसिटी के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स चाहिए. So electron donating group is OCH3, isn't it? So here third one should be the most basic. Clear? Then we have first one, then fourth and then second. क्योंकि fourth में only minus I है, second में minus M and minus. Now let us see the next question. Compare the relative stability of the following carbocations. Carbocations की stability देखनी है तो CH2, CH, we have CH2, double bond CH, then carbon having a positive charge, there is some printing error. Carbon having a positive charge and CH2, that is allyl carbocation, then para-methoxybenzyl carbocation, CH2 plus and methoxy, OCH3. Next compound is para-nitrobenzyl carbocation. So we have para-nitrobenzyl carbocation, CH2 plus, and then benzyl carbocation.
The fourth option is benzyl carbocation. Clear? So the most stable will be OCH3. इसका effect operative लिखेंगे. So this is having plus M effect and minus I. The second one, यहाँ पे क्या है? Resonance effect है, isn't it? यहाँ भी resonance effect है, right? So this is also plus M effect of the pi electron. Now nitro is minus M and minus I. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जहां प्लस एम इफेक्ट है बाय रेजोनेंस इन द बेंजीन रिंग, राइट? सो वी हैव OCH3 ग्रुप हियर, डायरेक्ट लोन पेयर बैठा हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी, उससे स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. सो द मोस्ट स्टेबल विल बी सेकेंड वन, देन यू हैव फर्स्ट वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन. उसके बाद फोर्थ होना चाहिए क्योंकि नाइट्रो तो ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है, isn't it? So नाइट्रो बेंजाइल कार्बोकेटायन इज द लास्ट. So that's all for mesomeric effect. I hope इतना पढ़ने के बाद you are feeling comfortable in solving the problems. So next video lecture we are going to study on hyperconjugation. उसके बाद हम पढ़ेंगे aromaticity and reaction intermediates, and like that we are going to finish the complete organic in a proper order. Okay, so I'll be back with next video, that is hyperconjugation. So till then, take care. Bye bye. Thank you so much for watching.